हाँ, तो उत्सर्जन। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेटाबॉलिज्म जो जीवों के शरीर में अभिक्रियाएं बनने की और बिगड़ने की चलती रहती हैं, उसी मेटाबॉलिज्म के क्रम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं कि जिनको जीवों के शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो और वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल भी हो सकते हैं। वेस्ट तो है ही, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, जिससे शरीर की और जैविक प्रक्रियाएं उससे प्रभावित हो सकती हैं। तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बहुत ज़रूरी वाले हैं, कुछ कम ज़रूरी वाले हैं। तो उन सभी को मिला के कहते हैं उत्सर्जन। तो उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को जीवों के शरीर से बाहर निकालने की अभिक्रिया को कहते हैं, या प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। या इसको बहुत शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को जीवों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। अब इसमें परिभाषा तो हम लोग जान गए कि हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर निकलता है। अब उसमें दो चीज़ और हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन है? और हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम लगा हुआ है। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें अंग के द्वारा ही वो उत्सर्जन परफॉर्म करते हैं। तो उन सभी को, कीटों में कौन सा उत्सर्जी अंग है, अर्थवर्म में कौन सा उत्सर्जी अंग है, ये एग्जाम में आता भी है कि कीटों में कौन सा है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें उत्सर्जी अंग नहीं है, वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं। और एक और टॉपिक हम लोग को इसमें उत्सर्जित पदार्थ, यही दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और मानव में कौन सा उत्सर्जित सिस्टम है जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो मानव उत्सर्जित तंत्र, ये तीन पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है अलग अलग जंतुओं में। तो वहां से शुरू करते हैं अर्थवर्म से। अर्थवर्म का एक ग्रुप है जिसमें लीच और नेरिस आते हैं। तो उसमें पाई जाती है अर्थवर्म, मतलब जिसमें एक बहुत बड़ा एक स्किन के नीचे नेटवर्क है, जिसे कहते हैं, जो स्पेशलाइज है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, जिसे कहते हैं नेफ्रीडिया। अगर हम की बात करें तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है कीट। और कीटों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे विविधताएं जो जीवों की हैं उसमें 83% कीटों द्वारा ऑक्युपाई की गई। 83% कीटों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कीट मतलब हर जगह है। अब कीटों में कौन सा ऐसा अंग है जो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, उसे कहते हैं, यही एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मालपीगियन नलिकाएं। ये ग्रुप में होती हैं और पूरे बॉडी टिश्यू से या बॉडी फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में सहायता करती हैं। अगर आप कीटों के आंतरिक भाग को अध्ययन करें तो उसमें ऐसी नलिकाएं हैं जो बॉडी फ्लूइड से उसको नाइट्रोजनस या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए विशेषकृत होती हैं। उनकी विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं कि वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बाहर निकाल। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी कीट हैं जिसमें पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड, जो भी स्पेशलाइज होती है उत्सर्जी
उत्सर्जित प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। जैसे एक आप सुने होंगे कि झींगा मछली, वो मछली नहीं है, वो क्या है, वो कीट में आती है, तो उसमें पाई जाती है ग्रीन प्लैंट। अब उसके बाद आप फिश, रेप्टिलियन और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और बर्ड्स और उसके बाद मैमल्स, उसमें आपको क्या मिलेगा, हायर एनिमल्स में जो स्पेशलाइज है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, वो है कौन ऑर्गन है, किडनीज पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जंतुओं में पाए जाते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ कौन से बनते हैं जिसको शरीर से बाहर। वैसे तो तीन चीजें हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। एक नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट न कहा के वेस्ट कहेंगे, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, दूसरा वाटर भी है। अगर बॉडी में किसी जीव के शरीर में वाटर भी ज़्यादा हो गया तो वो भी वेस्ट में आता है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन उपापचयी अभिक्रियाओं के द्वारा लार्ज अमाउंट में, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शरीर में बनते हैं लेकिन उसको लेस या कुछ मात्रा तक आप शरीर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा तक स्टोर करेंगे तो वो हानिकारक है। कुछ टाइम भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एट वंस निकालना जरूरी होता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, वाटर तो आप जानते ही हैं। अब कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो शरीर में बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिएक्शंस। जैसे हम लोग, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्लूकोज का ब्रेक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जानते ही हैं, और जो लंग्स के थ्रू निकल जाती है। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बनते हैं, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऊर्जा देने वाला एक प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन है, मान लो एक ग्लूकोज है और ग्लूकोज में ऑक्सीजन तो CO2 और प्लस H2O और प्लस एनर्जी, ये तो एक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में हम पढ़े थे, रेस्पिरेशन का रिएक्शन यही है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बनता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रेक होता है और उसके क्रम में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है। किस प्रोडक्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जो भी हम खाना खाते हैं किस फूड में नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट में है कि प्रोटीन में, प्रोटीन में है। तो जिस तरह से यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसी तरह प्रोटीन जितने भी हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिसमें प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन हम लोग खाते भी हैं डेली बेसिस पे, खाते हैं कि नहीं। तो जब प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो प्रोटीन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसी तरह यहाँ पे बनेगी NH3 अमोनिया। वो वैसे ही बनती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है। अगर प्रोटीन को ब्रेक करते हैं या हमारे जो सिस्टम है या सेल में, क्योंकि रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो प्रोटीन भी ब्रेक होता ही है, उससे हमारे शरीर के विभिन्न एमिनो एसिड्स कुछ प्रयोग होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए, और जो नहीं प्रयोग हुआ तो ब्रेक हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब प्रोटीन ब्रेक हुआ तो अमोनिया बना। प्रारंभिक रूप से अगर किसी कोशिका में प्रोटीन ब्रेक हो रहा है तो क्या बनता है, अमोनिया ही बनेगा। अब इसको अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जीवों में अलग अलग टेक्निक अपनाई गई है। इस अमोनिया को
क्योंकि ये अमोनिया वाटर में डिजॉल्व है। वाटर में डिजॉल्व होने के कारण अब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो जो जंतुओं के आसपास वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो जल में पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो जिन जंतुओं के पास वाटर ज़्यादा है वो डायरेक्ट वाटर में इसको डिजॉल्व कर देते हैं और वो शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अमोनिया इज ए वेरी टॉक्सिक। अमोनिया एक बहुत हानिकारक गैस है और जहरीली है। अगर ज़्यादा समय तक ये किसी भी जीव के शरीर में स्थिर रहे या रुकी रहे तो वो अंगों के कार्य को प्रभावित करती है। अगर अंग सही से काम कर रहे हैं तो वो सही से काम करने नहीं देगी, वो उसको नष्ट भी कर सकती है। तो टॉक्सिक है, तो तुरंत निकालने के लिए क्या चाहिए? इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। वाटर में डिजॉल्व है, तो जिसके पास वाटर है, जल है, तो वो जल्दी से उसमें रिलीज कर देता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे फ्रेश वाटर, फिशेज और भी जितने कुछ ऐसे जीव हैं जो डायरेक्ट अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये समझ गए कि प्रोटीन डाइजेशन के क्रम में अमोनिया बनी और इसी को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको स्पेशल ऑर्गन बनाना पड़ता है जो इसको निकालने के लिए विशेषकृत होता है। तो ऐसा भी कहा गया है कि एक्सक्रीशन जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की अभिक्रिया है। ऐसा कहा गया है ना कि केवल वेस्ट को, वेस्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि इसी को निकालने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे फेफड़ों के थ्रू निकल गई, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को ही बाहर निकालने के लिए हमको स्पेशल टेक्निक और स्पेशल ऑर्गन लगाए गए। तो एक्सक्रीशन का एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और बाहर निकालने की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। तो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं ये सब अमोनिया के फॉर्म में, क्योंकि उनके पास वाटर ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट उसमें रिलीज कर देते हैं और अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट शरीर के बाहर निकल जाता है, इसलिए उसे कहते हैं अमोनोटेलिक। और ये टोटली डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, जो किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले। अब ये जान गए कि ये टॉक्सिक है, तो जो दूसरे एनिमल हैं जो जमीन पे रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वाटर अवेलेबल है नहीं ज़्यादा मात्रा में, या जितना चाहे वाटर अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे जंतु हैं जो बहुत रेगिस्तानों में रहते हैं, उनके पास और कमी है, तो वो अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और उस अपनाने के क्रम में एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है यूरिया। अब उसमें ह्यूमन भी है, जो मोर कॉम्प्लेक्स, इससे क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स और लेस टॉक्सिक है। मतलब इससे ज्यादा ये जटिल है और टॉक्सिक कम है, जिसकी वजह से आप कुछ समय तक या जंतु कुछ समय तक अपने शरीर में एक्सटेंड कर सकता है। अमोनिया को उतने समय तक एक्सटेंड नहीं कर सकता, वहाँ पे रख नहीं सकता, लेकिन यूरिया को कुछ समय तक स्टोर रहेगा, तब भी थोड़ा सा नुकसान नहीं हो पाएगा और हम तब तक हम अपने शरीर से बाहर निकाल लेंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स और लेस टॉक्सिक, और जितने भी ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं, इवन ह्यूमन भी। तो जो यूरिया रिलीज करते हैं उसे कहते हैं यूरियोटेलिक उसमें। अब इसके बाद तो ह्यूमन हो गया। अब इसके बाद मान लो कि
जिसके पास थोड़ा मोड़ा वाटर अवेलेबल है, जल अवेलेबल है, तो वो अपना काम चला लिया। और आप जानते हैं कि किडनी का काम क्या है, वो केवल आपके ब्लड से यूरिया को सेपरेट करती है। अब वो सेपरेट करती है फिल्ट्रेशन के माध्यम से। हमारे शरीर में अमोनिया बन रहा है ना सेल में, जो प्राइमरली, जो अभी कहे हम कि प्राइमरली अमोनिया बन रहा है, लेकिन ये यूरिया में कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है? यूरिया और अमोनिया दोनों अलग अलग रासायनिक एक प्रोडक्ट हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है और अपने काम करने का अलग अलग ढंग है। तो किस ऑर्गन में ये अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है? एक ऑर्गन स्पेशलाइज है, क्योंकि किडनी तो हम लोगों को ब्लड से वो फिल्ट्रेट करती है, सेपरेट करती है। ये बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट है और इसको अंदर रखने वाला प्रोडक्ट, इसको बाहर नहीं निकालना। तो एक तरह से वो टॉक्सिक प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए स्पेशलाइज है या सेपरेट करने के लिए। लेकिन ये परिवर्तन जो होता है अमोनिया से यूरिया में, ये परिवर्तन कहाँ पे होता है? क्योंकि ये आसान, किसी भी प्रोडक्ट को नया बनाना या चेंज करना आसान नहीं है। तो किस ऑर्गन में ये अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है? नहीं पता है। एक हम लोग के पास ऑर्गन है जो मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे वर्क करता है और जो किसी से नहीं होता है वो परफॉर्म करता है। और कुछ ऐसे वर्क भी हैं जो उसके अनडिस्कवर्ड है, कुछ ऐसे काम है जो वो कर लेता है। उसी का नाम है लीवर। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उसका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमेशा उसमें चलता रहता है और उस चलने के क्रम में ही वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है और तब वो ब्लड में यूरिया से वहाँ जाता है किडनी में और वहाँ से सेपरेट होता है। वो अब जाता नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है और उसी चलने के क्रम में वो काम चलता रहता है। तो लीवर इसको यहाँ से यहाँ बदल दिया। अब एक और, जो अब जिसके पास थोड़ा मोड़ा वाटर जल अवेलेबल है तो वो अपना यूरिया से काम चला लिया। जिसके पास एकदम जल अवेलेबल नहीं है, वो चारों ओर एकदम सूखा ही सूखा है, रेगिस्तान में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ जल मिला ही नहीं। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने पूरे लाइफ में एक आध दो बार ही पानी मिल पाता है और पीते भी हैं। तो वो कैसी व्यवस्था किए हुए हैं, वो कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाते हैं जो एकदम लेस टॉक्सिक है, उसको बॉडी में बहुत समय तक रख सकते हैं और जब टाइम मिले तब उसको रिलीज करें और उसमें से ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित कर सकें। क्योंकि जैसे हम लोग किडनी प्रोवाइड है, किडनी का एक और काम है, एक तो सेपरेट करती ही है, हमारे जो शरीर में जितना जल रहता है उसके हिसाब से बैलेंस भी करती है। अगर शरीर में जल कम है तो शरीर से जल के साथ जो यूरिया है वो उसी अमाउंट में रिलीज होता, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो एक बैलेंस बना के रखती है। लेकिन जिसके पास जल ही नहीं है, पूरा सिस्टम एब्जॉर्प्शन में लगा हुआ है कि जितना भी जल है उसको एब्जॉर्ब करके रखें, तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जिसकी वजह से वो कम से कम जल का उपयोग हो। ठीक है, तो ये यूरिया से तो एक टॉक्सिक हम लोग अमोनिया से एक लेस टॉक्सिक बना लिए यूरिया। उससे भी कुछ ऐसे जंतु हैं जो उससे भी लेस टॉक्सिक बनाते हैं, जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिको एसिड कहते हैं इसे। और इसमें है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स और हैं एक कुछ अमाउंट में इंसेक्ट भी हैं। इंसेक्ट एक्सक्रीशन के लिए मल्टी पर्पजेज या मल्टी डायमेंशनल यूज करते हैं इन सारों में से। अब इसमें वेरिएशन भी हैं, ऐसा नहीं कोई फिक्स रूल है। कुछ ऐसे हैं जो वेरी करते हैं, कभी यूरिया रिलीज करते हैं, कभी अमोनिया रिलीज करते हैं। जब वाटर अवेलेबल है तो यूरिया रिलीज करने लगे,
जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो अमोनिया रिलीज करने लगे। इस तरह क्राइटेरिया वो बनाया हुआ है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं सभी है, और कुछ इंसेक्ट का टेक्निक भी अलग है, हेड बॉडीज भी हैं। हाँ, अलग अलग जो इंसेक्ट हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो ये हो, अब ये इसकी यूरिक एसिड की विशेषता है कि मोर कॉम्प्लेक्स और लेस टॉक्सिक। इससे भी ज़्यादा, यूरिया से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और टॉक्सिसिटी एकदम लेस है। ह्यूमन में भी कुछ ऐसे जगह है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है, और लेकिन वो कहीं पे स्टोर रहता है, वैसे काम चलता रहता है, कुछ अमाउंट में रिलीज भी हो जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट ये 3 प्रकार हैं जो अलग अलग जंतुओं में बनते हैं, और उसके शरीर से बाहर निकालने की टेक्निक भी अलग अलग। समझ में आया? सर स्लॉथ जो आएगा यूरोटेलिक में आएगा क्या? स्लॉथ तो हमको लगता है कि मैमल है ना, तो वो भी कम ही लेता है, वो वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन मैमल्स में हमको नहीं लगता, जिस पेड़ों पे रहता है वो पेड़ों की पत्तियां खाता है, तो पेड़ों के पत्तियों में एक कुछ अमाउंट तक वाटर है। इतना कम नहीं है जितना आप कह सकते हैं कि ऊँट को मिल रहा है, या फिर रेप्टाइल्स को, जैसे कैमेलियन है, कैमेलियंस को वाटर मिल रहा है, उतना कम नहीं है। पत्तियां आप खाते हैं तो पत्तियों से एक कुछ अमाउंट तक आपको जल मिल जाएगा। और पहले ये भी कहने कि किडनी का काम है कि जल को बैलेंस रखना। शरीर में अगर जल ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में रिलीज करना, अगर कम है तो कम रिलीज करना। वो उसी अमाउंट में उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए उसके पास मैकेनिज्म, एक कार्य करने का तरीका है। उस तरीके के अनुसार ही किडनी काम करती है। उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में वाटर को रिलीज ना करें, कम ही मात्रा में वाटर को रिलीज करें, जिसमें उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो और ये भी है, ये एक जनरल ये बता दिए हैं, इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम भी दे रहे हैं, जैसे फ्रॉग है, उसका टेडपोल एक लार्वा बनता है, तो जब वाटर में रहता है तो अमोनिया रिलीज करता है, और जब लैंड पे आ जाता है तो वो यूरिया रिलीज करने लगता है। तो इस तरह से वेरिएशंस भी है, जिसको अब ये जो रिलीज करने का मेथड है वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट जिस तरह से है, और उस तरह से वो अपने को एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ जो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, और वो अपना काम उत्सर्जन के लिए पूरा करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में कौन सा उत्सर्जी तंत्र है जो हमको सहायता करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मानव में पाया जाता है यूरिया, और यूरिया को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे कहते हैं, यूरिया को ब्लड से सेपरेट करने के लिए हमारे पास स्पेशल लीवर का काम है कि अमोनिया से यूरिया में चेंज करना। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वो एक प्रोडक्ट से, जैसे NH3 है, NH2 CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है ना जी। इससे यहाँ से बनाना आसान काम मत समझो। कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो इजी नहीं है, वो डिफिकल्ट है। आप कोई भी नया चीज़ बनाइए, कितना डिफिकल्ट होता है, बिगाड़ने में कितना टाइम लगेगा। ब्रेक कर देंगे हम लोग, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत स्टार्च ब्रेक होने लगता है। लेकिन नया प्रोडक्ट इंसुलिन बनाने में बहुत तरह का फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो रीजनरेट नहीं होता है। अगर जो पैनक्रियाज में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, अगर एक बार डैमेज हो गई तो रीजनरेट नहीं होती है कि फिर से इंसुलिन आपकी बॉडी में बनने लगा। ये संभव नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो नया प्रोडक्ट बनाना एक
कठिन काम है। उसी तरह ये लीवर में प्रोसेस चल रहा है अमोनिया से यूरिया बनने का। ये लीवर स्पेशलाइज्ड है और उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल हार्मोन और चेंजेबल प्रोडक्ट बनते रहते हैं, तब लास्ट में यूरिया बनता है। तो सभी ऑर्गन का एक फिक्स वर्क है कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। तो लीवर का काम है, बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम है कि अमोनिया को यूरिया में बदलना, चेंज कर देना। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि किडनी का काम है जी, एक ऊपर नीचे होती है। और आप लोग पढ़े हैं किडनी बीन्स, किडनी बीन्स पढ़े हैं ना, तो वो बीन देखे होंगे तो उसी के साइज की है, उसी की आकार की, साइज की नहीं आकार की। तो इस तरह से है। अब इसमें ब्लड जाने के लिए हम लोग एक बनाएंगे इस तरह से। ठीक है। और एक निकलने के लिए भी है, जहां पे जा रहा है वहां से निकलेगा, तो निकलने वाला इसे बना देते हैं। तो और कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, वो रुकता नहीं है कि रोक दिए चलो अब छानने वाला काम स्टार्ट किया, वो कंटिन्यूअस है। और इसमें से एक ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं यूरेटर। और ये हो गया किडनी, और ये हो गया यूरेथ्रा, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब इस किडनी के अंदर क्या है, किडनी के अंदर क्या भरा हुआ है, इसमें ट्यूब्स भरी हुई हैं। जो ट्यूब वैसे ही हैं जिस तरह से हम लोग चाय छानने के लिए छन्नियाँ होती हैं, छन्नियों की तरह ट्यूब लगी हुई। अब एक किडनी में कितनी ट्यूब्स लगी हुई हैं, लाखों। एक 1.1 अप्रॉक्स 2 मिलियन नहीं, 1.1 मिलियन। समझ लो एक किडनी में 10 लाख, 10 से 11 लाख वो छन्नियाँ लगी हुई हैं। हम लोग पूरे एक छन्नी खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो चलता है 4-5 लाख, नहीं चलता है चाय छानने के लिए, 4-5 साल चलता है। उसके बाद उसको फेंकते नहीं हैं, फिर रखते हैं, उसको इधर उधर करके फिर चलाते हैं काम। लेकिन किडनी में 10 से 11 लाख छन्नियाँ लगी हुई हैं। आप समझ सकते हो कितना स्पेशलाइज्ड है और मतलब अद्भुत है। और वो इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है कि ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं। अब अलग करने के लिए क्या होता है, देखो एक बार आया था क्वेश्चन ये, अगर इस तरह से ऐसे फोटो बनाते हैं इसका, थोड़ा सा पतला रहेगा, तो एक ट्यूब का फोटो इस तरह आएगा, इस तरह। इसमें कप टाइप, अब छन्नी में लगा ही रहता है, कप टाइप लगा रहता है ना, तो उसका अलग अलग नाम है। और यहाँ पे जाल टाइप बना भी है। सबसे पतला जो कैपिलरीज हैं वो यहीं पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर यहीं रहता है, क्योंकि उसको ब्लड से कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए प्रेशर से जाएगा तभी तो सेपरेट होगा। तो यहाँ पे जो अब ये कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। और ये है ग्लोमेरुलस। अब इसमें ऐसे जा रहा है ब्लड और फिर यहाँ से वापस निकल रहा है, और इसी जितने समय भी यहाँ रुका, उसी रुकने के क्रम में ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ब्लड से यहाँ सेपरेट हो जाते हैं।
अब सेपरेट होने के क्रम में ऐसे यहाँ से इस ट्यूब में पास करते हैं, समझ रहे हो? सुनो बस 2-3 अब खत्म होने वाला है। तो सेपरेट करने के क्रम में कुछ 3 प्रोसेस हैं, वही परफॉर्म करते हैं किडनी का जो ट्यूब है, और उसके अनुसार हम लोगों का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बाहर निकल जाता है। अब एक बात इसको ध्यान सुन लो कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेपरेट हुआ और यहाँ पे पास कर रहा है इस ट्यूब में, इसमें से 99% रीएब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसमें से अगर सेपरेशन हुआ तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूजफुल हैं, जैसे ग्लूकोज भी उसमें से सेपरेट हो जाता है, और भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, इस तरह के, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो ट्यूब इसमें अंदर ये पास कर, इसीलिए लंबी ट्यूब बनाई गई है कि उसमें से जो प्रोडक्ट रीएब्जॉर्ब करना चाहें तो वो रीएब्जॉर्ब कर लें और फिर शरीर के हमारे लिए काम करें। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए उसको सप्लाई भी देना है, सप्लाई देना है ना, वो रीएब्जॉर्ब करके भेजेगा काम। तो ये जो ट्यूब है ऐसे आके यहाँ पे ऐसे ब्लड ट्यूब ऐसे इसमें लिपटी रहती है, ये रीएब्जॉर्ब किया तो ब्लड ट्यूब क्या करेगी, उसको कैरी कर लेगी। तो एक हो गया जो प्रोसेस है, एक हो गया फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेट कर रही है। अब हम लोग चाय जो छानते हैं, एक तो छान दिए, छानने के बाद जो कप में मिला ना, तो कप में से कुछ सुबह सुबह चाय पी लिए ना, और जो कुछ लोग छोड़ देते हैं उसमें थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि नहीं, तो जितना हम लोग छोड़ते हैं उतना ही हम लोगों के बॉडी से बाहर निकलता है, वो सब एब्जॉर्ब है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाय छानने के बाद जो हम लोग चाय पीते हैं और जितना कप में छोड़ते हैं, तो कप में जितना छोड़ते हैं उतना ही शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया री एब्जॉर्प्शन, और तीसरा प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन, उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यूअस 24 आवर हमारे शरीर में चल रही है, वो रुकने वाली नहीं है। अगर रुक जाए, कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, किडनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। और जब किडनी प्रॉब्लम में आ जाती है तो हम लोग को पता नहीं चलता है, जब पूरा खत्म हो जाती है तब पता चलता है। और जब खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग एक आर्टिफिशियल मशीन बनाए हैं, और उस मशीन से क्या करते हैं, डायलिसिस। ये भी कितना आसानी से आप जान गए। ये अभी हम गए थे एक साइंस एग्जीबिशन में, तो उसमें किडनी का मॉडल बनाए थे। तो हम पूछे कि किडनी अगर खराब हो जाए तब, तो कहीं नहीं पता। तो अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, ट्यूब सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, किसी चीज़ को सेपरेट करना फिर एब्जॉर्ब करना। डायलिसिस का भी अपनी कंडीशंस हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं कि इतना ही होगा, किडनी तो बन नहीं सकती। किडनी बन जाएगी तो फिर, क्योंकि सेपरेट करती है तो पूरा प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, फिर नया रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस उसमें नहीं है, फिर आपको दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हो गया उत्सर्जन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण